अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में धामी कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 25 प्रस्ताव लाए गए। अब उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के एक गांव को संस्कृत गांव घोषित किया जाएगा। साथ ही संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए 3 साल के लिए एक इंस्ट्रक्टर को रखा जाएगा, जिसे 20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की मिलेट पॉलिसी को हरी झंडी मिल गई है और पहले फेज में 30,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती की जाएगी, जबकि दूसरे फेज में 40,000 हेक्टेयर में मिलेट का उत्पादन होगा। वहीं ड्रैगन फ्रूट के प्लांटेशन पर 80% सब्सिडी दी जाएगी। अगले 5 सालों में 282 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे करीब 450 किसानों को फायदा होगा। वहीं रिस्पना के एक हिस्से को फ्लड जोन भी घोषित कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को हर हाल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी ही होगी। इसके लिए डेडलाइन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की तरफ से आदेश जारी किया गया और सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि 1 मई से सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी और सभी विभागों में इसे अनिवार्य कर दिया गया है और हर हाल में इसे लागू करने का आदेश भी दिया गया है। शिकायतें मिली थी कि कई कर्मचारी ऑफिस ही नहीं आते हैं और कुछ कर्मचारी आकर भी काम नहीं करते। ऐसे में अब सख्ती से ये नियम लागू किया जा रहा है, जो कि सभी विभागों में लागू होगा। मुख्य सचिव ने इसका आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था से हाई कोर्ट भी सख्त है और कोर्ट ने शहर के अंदर उन गाड़ियों को प्रवेश देने की बात कही है जो कि टोल टैक्स दे। इसके साथ ही जनहित को देखते हुए नैनीताल शहर की सड़कों से वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए। पैदल चलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और वहीं कोर्ट ने होटल एसोसिएशन नैनीताल को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने IIM काशीपुर के विशेषज्ञों को कोर्ट में यातायात सुधार के सुझाव देने के लिए बुलाया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कुल कितने होटल और उनमें कमरे कितने हैं, उसी हिसाब से पर्यटकों को शहर में एंट्री देने का काम करें। ट्रैफिक को लेके उच्च न्यायालय ने बोला कि जो रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी रहती हैं वो पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग पैदल चलते हैं उनकी सहूलियत के लिए भी पेवमेंट टाइप की चीज़ों का पर सुझाव करने के लिए बोला है। सर्वप्रथम तो मैं उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि जो अव्यवस्था शहर में हो रही थी गाड़ियों के लगने से, पार्किंग की व्यवस्था जो बढ़िया कर रखी है, हटनी चाहिए गाड़ियां, क्योंकि इससे एक तो आम शहरी को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। दाएं बाएं इधर उधर सब गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। टैक्स नहीं लगना चाहिए और अगर लगना भी है तो नॉमिनल होना चाहिए, ताकि मतलब सरकार भी ठीक से चले और इतना इम्पैक्ट भी ना हो। देखिए, हाई कोर्ट का जो भी आदेश है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हाई कोर्ट ने आज हमको इस PIL में पार्टी बनाया है, जिससे हम अपनी बात हाई कोर्ट के समक्ष रख पाएंगे। एक के बदले 5, ये कोई लॉटरी की स्कीम नहीं बल्कि ये एक फंसाने वाली स्कीम है और जो फंसा उसका निकलना नामुमकिन है। कुछ समय पहले म्यांमार में ठगों के चंगुल से निकले देहरादून के लोगों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड समेत भारत के कई हिस्सों से युवा अच्छे पैकेज और विदेशी नौकरी के झांसे में थाईलैंड चले गए। वहां पहुंचते ही एजेंट के जरिए म्यांमार के मायावती भेजा गया, जहां चीनी साइबर अपराधियों ने इनको साइबर ठग बनने पर मजबूर कर दिया। किस्मत से कुछ युवाओं ने अपने घरों में संपर्क साधा तो भारत सरकार के दखल के बाद 550 युवाओं को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें 22 उत्तराखंड के युवा शामिल हैं। उत्तराखंड STF ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि एक साइबर गुलाम को छोड़ने के एवज में या तो 50 लाख रुपए की फिरौती या फिर 5 नए युवाओं को लालच देकर साइबर ठगी के धंधे में उतरने को कहा जाता था। काफ़ी सारे लोग रेस्क्यू करके लगभग 550 लोग जो म्यांमार से इंडिया वापस लाए गए थे, उसमें 22 लोग उत्तराखंड के भी थे और उनसे डिटेल्ड पूछताछ दिल्ली में भी हुई थी और एजेंसीज के साथ में, और फिर उत्तराखंड में STF में भी इनके साथ डिटेल्ड पूछताछ हुई है और इसमें कुछ लिंक हमें मिले भी थे। STF इसे मानव तस्करी का भी मामला मानकर चल रही है
और उन एजेंटों की तलाश में जुट गई है जिनके जरिए ये लोग म्यांमार तक पहुंचे थे। इन एजेंट्स का नेटवर्क न सिर्फ भारत में फैला है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से भी जुड़ा हो सकता है। टेलीग्राम एक चैनल के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे और टेलीग्राम में ही इनको जो है थाईलैंड आने का टिकट प्रदान किया गया था, जिसके माध्यम से ये थाईलैंड गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एजेंटों के माध्यम से वहाँ भेजा गया था नौकरी का प्रलोभन देके, अब बाद में डंकी रूट से म्यांमार गए थे। और ऐसे जो एजेंट्स जिनके नाम आए हैं इनकी हम जांच कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ा सा डिटेल हमारे पास होगा फिर इसमें अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ को अंदेशा है कि आज भी सैकड़ों युवा साइबर ठगों के चंगुल में फंसे हैं। विदेशों में अच्छी नौकरी की चाह में झांसे में आसानी से फंस जाते हैं और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल देखना यह है कि एसटीएफ की जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18। – 2027 चुनाव से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत गंगा के नाम पर गढ़वाल के जिलों में दौरे कर निकले। जहां पर कांग्रेस कमजोर है वहां पर हरीश रावत जनता से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मुखवा पहुंचकर हरीश रावत ने अपनी गंगा सम्मान यात्रा शुरू की और हरीश रावत की ये यात्रा 19 अप्रैल को ऋषिकेश में पूरी होगी। हरीश रावत इस यात्रा में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। गंगा के हालात की बात, दूसरी नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात। जब उन्होंने नहीं कही तो बीजेपी ने क्यों झूठा एजेंडा चलाया, और तीसरी बात हरिद्वार के अलावा अन्य जिलों में कांग्रेस को जनता का साथ क्यों नहीं मिल रहा। 2 झूठ, एक जुम्मे की नमाज अदा करने की छुट्टी का झूठ और दूसरा झूठ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। आज तक भी कोई प्रमाण उसके भाजपा नहीं दे पाई है। तो इस तरीके की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश करना भी आवश्यक है। मैं जिन एरियाज में जा रहा हूँ इन एरियाज में हमने अकूत काम किया विकास का, लेकिन उसके बावजूद भी हम कमजोर क्यों हैं? कि कांग्रेस ने हमेशा झूठे वायदे किए। और दूसरा, धामी सरकार ने कहा है, धामी जी ने कहा जिस चीज का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले बहुड़ा जी सीएम थे, मुझे ध्यान है, आज हमारे साथ हैं, उनका पत्थर लगा। जब वो चले गए दोबारा पत्थर उखाड़ के फिर हरीश रावत जी का पत्थर लगा दिया। तो सरकार में ये हुआ करता था, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। चारधाम यात्रा से ठीक पहले घोड़ा खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले सामने आने से पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। ये वायरस घोड़ों को कोरोना वायरस की तरह संक्रमित करता है। संक्रमित जानवरों में बुखार, खांसी, नाक बहना और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जैसे जिलों में अब तक 50 से अधिक घोड़े इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा इंसानों को संक्रमित नहीं करता। पशुपालन विभाग ने एहतियात के तौर पर अब तक 8000 से ज्यादा घोड़ों की सैंपलिंग की है, जिनमें से 50 घोड़े पॉजिटिव पाए गए और उन्हें होम क्वारंटीन में रखा गया। ह्यूमन बीइंग्स को ये स्प्रेड नहीं होती है, सिर्फ घोड़ों में ही रहती है। बट इसके लिए हमने भारी व्यवस्था किया है केदारनाथ में और यमुनोत्री में, क्योंकि 2010 में एक बार आई थी तो पूरा 1 सप्ताह वहाँ पर यात्रा बंद करनी पड़ी, घोड़ों की यात्रा बंद करनी पड़ी। इस बार उस टाइप की सिचुएशन को देखते हुए हमने क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भले ही भारत और चीन के बीच में कई दौर की बात हुई हो, लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ है कि हिंदुओं की ये धार्मिक यात्रा इस साल बहाल होगी या फिर नहीं। यात्रा को लेकर KMVN ने सभी तैयारियों को अपने स्तर पर पूरा कर लिया है। बावजूद इसके अभी तक ऑफिशियल शेड्यूल यात्रा को लेकर जारी नहीं किया गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत चीन के बीच रिश्ते खराब होने के चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा 2020 से बंद है, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच कम होती तल्खी ने इस साल यात्रा बहाल होने की उम्मीद जगाई है। कैलाश यात्रा को लेकर भारत चीन के बीच कई दौर की बातचीत भी हो गई है।
जिसे देखते हुए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने तैयारियां भी तेज कर दी थी। मानसरोवर यात्रा जून के पहले हफ्ते में शुरू होती है। बावजूद इसके अभी तक यात्रा को लेकर पक्के तौर पर कुछ भी तय नहीं हुआ है। ऐसे में मानसरोवर यात्रा पर मंडराए संकट के बादल अभी भी पूरी तरह छटे नहीं हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो था 15 जनवरी को एक बैठक हुई थी दिल्ली में, और अभी शीघ्र ही एक बैठक और होगी। जब तक लिखित में हमारे पास कोई ऐसा पत्र नहीं आता है तो इसमें हम कुछ कह नहीं पाएंगे। संभावना है कि इस बार यात्रा का संचालन होगा और KMVN द्वारा जो है उसकी तैयारी जो अपने स्तर पर कर ली गई है। साल 1991 से 2019 तक मानसरोवर यात्रा बिना किसी रुकावट के चलती थी, लेकिन 2020 से हिंदुओं की इस धार्मिक यात्रा पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि लिपुलेख दर्रे से होने वाली यात्रा अब पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। एक दौर था जब ये यात्रा 24 दिन में पूरी होती थी, लेकिन अब पूरी यात्रा गाड़ी की मदद से की जा सकती है और पूरे रूट पर भी रौनक रहती है। यात्रा का शुरू होती है भारत तिब्बत चीन यात्रा। इसमें क्या है कि हमारा एक तो व्यापारिक महत्व और उससे भी बढ़ेगा, और दूसरा क्या है कि हमारा धार्मिक उससे भी जुड़ेगा। तो दोनों चीज़ों से हमारे क्षेत्र को बहुत फायदा मिलेगा। विदेश मंत्रालय के स्तर पर होने वाली मानसरोवर यात्रा के लिए कई औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है। यात्रा के लिए देश भर से आवेदन भी मांगे जाते हैं, लेकिन जिस कछुआ चाल से ये मामला चल रहा है, ऐसे में पूरे 5 साल बाद यात्रा फिर बहाल होगी या नहीं, कुछ भी कहना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जौनसार बावर क्षेत्र में आजकल बिस्सू पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह पर इसके लिए आयोजन किए जा रहे हैं। चक्राता विधानसभा के खत विशाले में भी पौराणिक बिस्सू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चक्राता विधायक प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान प्रीतम सिंह ने मेले में मौजूद लोगों के साथ में हारून नृत्य भी किया। केदार घाटी में हर साल की तरह इस बार भी प्रसिद्ध जाख मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में भगवान यक्ष के पशवा ने दहकते अंगारों पर नृत्य किया और सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। भगवान जाख ने इस दौरान 3 बार अग्निकुंड में प्रवेश किया। ये मेला 14 गांव का पारंपरिक मेला है और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। तो प्रसिद्ध जाख मेले का यहाँ पर आयोजन किया। देखिए, अंगारों पर जाते हुए आपको लोग नजर आएंगे और ये काफ़ी पारंपरिक मान्यताएं हैं जिसको हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो बड़ी संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं और इस मेले में धधकते हुए अंगारों पर चला जाता है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये धधकते हुए अंगारे हैं जहां पर अंगारों पर नृत्य किया जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग में हर साल प्रसिद्ध जाख मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग इसमें शामिल होते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके बाद में अब अनिल बलूनी ने इस पर ट्वीट किया। बलूनी ने ट्वीट किया कि नेशनल हेराल्ड घोटाला कांग्रेस के भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं, बल्कि वो इसके जरिए AJL को खरीदकर उसके हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे। अनिल बलूनी ने आगे लिखा है कि ईडी की चार्जशीट से ये साफ हो गया है कि किस तरह से गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 हैं और ये मामला कांग्रेस की सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
साथ ही बलूनी ने ये लिखा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कोई भी अपराधी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत का संविधान उसे न्याय के कटघरे में अवश्य खड़ा करेगा। गर्मियों में पानी की ठंडक किसे अच्छी नहीं लगती, वह इंसान हो या फिर वन्यजीव। इन दिनों वाइल्ड लाइफ के इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें वे पानी में अटखेलियां करते हुए नजर आ रही हैं। पानी में अटखेलियां करते ये हाथी अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही कार्बेट में कई वन्यजीव अपना सारा समय पानी के पास ही गुजार रहे हैं। कई जगह पानी की कमी के चलते कॉर्बेट की नदियों के पास ही ये वन्य जीव टहल रहे हैं। हाथियों का तो पूरा जमावड़ा ही नदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वहीं टाइगर भी अपने शावकों के साथ पानी में मस्ती करता दिख रहा है। तो यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को नदियों के पास ही हाथी और टाइगर के दीदार हो रहे हैं। गर्मियों में क्या होता है, वाटर क्राइसिस हो जाती है, पानी कमी हो जाती है, तो आपकी जो वन्य जीवन है वो पानी के आसपास ही सिमट जाता है। तो ये अच्छा समय होता है जिसमें जो पर्यटक हैं यहाँ आते हैं, उनको अच्छे तरीके से दीदार होते हैं वाइल्ड लाइफ के। जैसे उसमें आपका जो मेजर वाइल्ड लाइफ है, टाइगर हो गया, हाथी हो गया, या बर्ड्स होगी, बटरफ्लाइज हो गई, तो आपको पानी के आसपास मिलते हैं। जैसे आपको इस समर में जो आपका रामगंगा नदी है या आपका कोसी रिवर है, उसमें बाघ आपको बैठे मिल जाएंगे, पानी अपने को ठंडा करते हुए, हाथी मिल जाएंगे मस्ती करते हुए। कॉर्बेट में बहने वाली रामगंगा नदी हो या रामनगर की कोसी नदी, इन दिनों यहाँ जमकर वाइल्ड लाइफ दिख रही है। इसके अलावा वन विभाग द्वारा बनाए गए वाटर होल भी वन्य जीव को पसंद आ रहे हैं। यहाँ वन्य जीव आकर गर्मी से राहत ले रहे हैं। यहाँ भी बाघ और हाथियों को मस्ती करते देखा जा रहा है। इन दिनों पर जहाँ भी पानी की मात्रा अधिक रहती है, वहाँ पर साइटिंग प्राय हो जाती है। जैसे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात करें तो रामगंगा नदी में और कालागढ़ रिजर्वायर के पास में, और रामनगर क्षेत्र में जो कोसी नदी है, इसमें भी काफी साइटिंग्स होती हैं। और इन सबको छोड़ दिया जाए तो जो वन विभाग के द्वारा वन्यजीवों के पानी सुचारू रखने के लिए वाटर होल्स बनाए जाते हैं, उन पे भी टाइगर, हाथी और काफी बर्ड्स की साइटिंग इजी होती है गर्मियों के सीजन में। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से जानवरों की भी मुश्किल बढ़ जाती है। ऐसे में वन्य जीव पानी वाले इलाके के आसपास ज्यादा घूम रहे हैं, तो सैलानी भी पानी में वन्य जीवों की मस्ती देख काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।